सुप्रभात प्रभात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। उत्तराखंड की तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। संपर्क में आए लोगों से भी आइसोलेट होने की अपील की है। बड़ी बात यह है कि कल उत्तराखंड में जनसभा भी उन्होंने की है। वैसे में जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उनको भी खुद को आइसोलेट करने की जरूरत है। खुद ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी है। कोरोना संक्रमित वो हुए हैं। कुल एक्टिव केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश भर में देखें, दिल्ली में खास तौर पर उसका प्रकोप है, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री भी दिल्ली के कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ लोगों से भी उन्होंने अपील की है, जो लोग मुख्यमंत्री के संपर्क में आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए हैं, वो लोग या तो आइसोलेट हो जाएं और अपना कोविड का टेस्ट जरूर करा लें। तो देखिए, तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उस दौरान की ये तस्वीर है जब जनसभा को अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया था। लेकिन बड़ी बात यह है, खुद अब केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसलिए कोरोना से एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ उन लोगों से भी अपील की है जो मुख्यमंत्री के संपर्क में पिछले कुछ दिनों में आए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हैं। खुद ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है, जो लोग पिछले दिनों उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोविड का टेस्ट जरूर करा लें। क्या ट्वीट किया वो बता देते हैं आपको। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं, अरविंद केजरीवाल ने लिखा। आगे लिखते हैं, हल्के लक्षण हैं और घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को अलग करें और अपना टेस्ट करवाएं। ये ट्वीट केजरीवाल ने किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एक के बाद एक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव हैं। बड़ी बात यह है कि लगातार वो जनसभाएं भी कर रहे हैं। कल भी उत्तराखंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कल केजरीवाल ने वहां पर जनसभा की थी, आप वहां पर मौजूद रहे होंगे। मास्क के साथ कौन कौन आपको नजर आया, बिना मास्क के कौन नजर आया, क्योंकि अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है मुख्यमंत्री के पॉजिटिव होने के बाद? बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और कल एक विशाल जनसभा को उन्होंने परेड ग्राउंड देहरादून से संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी, जिसमें तमाम आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे थे और उनके साथ अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक भी की थी। 1 घंटे बैठक चली थी, जिसमें बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में भी तमाम लोग आए हैं। ऐसे में उसके बाद जनसभा हुई, जब मंच पर अरविंद केजरीवाल थे तो खुद अरविंद केजरीवाल भी मास्क लगाकर यहाँ पर नहीं थे। और क्योंकि चीजें स्पष्ट करना बेहद जरूरी है ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। और आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग वहां पर थे वो भी उनके साथ मौजूद थे, क्लोज कांटेक्ट में थे। इसके साथ ही जिन पूर्व सैनिकों को यहां पर सम्मानित किया गया है वो भी अरविंद केजरीवाल के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं। तो ऐसे में ये संभावनाएं पूरी प्रबल हो जाती हैं कि तमाम ऐसे लोग उनके संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव हो सकते हैं। तो तमाम लोगों को जब से उन्होंने ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद आइसोलेट हो गए हैं और ऐसे में तमाम लोग अब कहीं ना कहीं अपनी कोरोना जांच भी कराएंगे। तो जो जनसभा हुई उससे पहले पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सैकड़ों लोग अरविंद केजरीवाल के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं और जो संभावना है पॉजिटिव होने की वो बढ़ जाती हैं। तो सभी लोग, और हम कहें कि आम आदमी पार्टी की जो जनसभा थी उसमें तमाम पदाधिकारी थे, तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जिनसे लगातार उनकी मुलाकात का सिलसिला जनसभा के बाद भी चलता रहा। चाहे फोटो खिंचाने का सिलसिला हो, उनसे मिलने का सिलसिला हो, बुके देने का सिलसिला हो, ये तमाम चीज़ें चली। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट आई वो बाद में आई और उसके बाद उन्हें मालूम चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ट्वीट करके उन्होंने सभी को एहतियातन आइसोलेट होने के लिए भी लिखा है। तो ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं और बहुत एहतियात बरतनी आवश्यक है। जो तमाम लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं और ऐसे लोग केजरीवाल मंच पर पहुंचे थे और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। मंच पर उनके साथ में कौन कौन मौजूद था, और आप बता रहे हैं कि उससे पहले एक बैठक भी उन्होंने की है। बैठक में कौन कौन मौजूद था जिन्हें खुद को आइसोलेट करने की सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है?
बिल्कुल, देखिए जो पहले बैठक हुई थी, आम आदमी पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनका जो मीडिया सेल है उसके तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे। और इसके साथ ही अगर हम मंच की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ पर जो उनके सीएम प्रत्याशी हैं कर्नल कोठियाल उनके बगल में बैठे हुए थे। और इसके साथ ही तमाम ऐसे पूर्व सैनिकों को अरविंद केजरीवाल ने खुद सम्मानित किया है, जो मंच पर आए और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, उनके हाथ से उन्होंने सम्मान ग्रहण किया। तो ऐसे में इन तमाम लोगों के लिए अब आइसोलेट होने की पूरी ज़रूरत भी है। और ऐसे में अब जिन लोगों पर सिम्टम्स होंगे उनको वो कोरोना टेस्ट भी कराएंगे। तो सीधे तौर पर इस बात से जो है तमाम हलचलें ज़रूर तेज़ हो गई हैं जब अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव आए हैं। और अब जो रैलियां यहाँ पर हो रही थी, जैसे कि हम पहले भी संभावनाएं जता रहे हैं कि तमाम ऐसी रैलियां हैं, लगातार उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण बरकरार है। और दिल्ली में देखिए जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ से उनके साथ भी तमाम लोग सफर करके भी उनके साथ यहाँ पर आए हैं। तो क्लोज कांटेक्ट में लोगों की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, सभी लोग रवि आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जानकारी लेंगे। अविनाश तिवारी भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री भी अब पॉजिटिव पाए गए हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, ऐसे में खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है? जी देखिए गुंजन, अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार संक्रमण दर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले अगर 4 दिनों की बात करें तो लगातार 3000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं और कल भी 4100 के करीब केसेस आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से उत्तराखंड गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कल ही वहाँ पर वो पहुंचे थे और रैली को संबोधित किया। उसके बाद देर शाम जब लौट कर आए तो उनको कुछ शिकायत हुई, कुछ लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया और उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो खुद प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर भी काम करने वाले एक सहयोगी को भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद उन्होंने खुद को भी आइसोलेट कर लिया। तो संक्रमण अगर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में जिस तरीके से चुनावी रैलियां हो रही है, जाहिर तौर से बात है कि इससे खतरा लगातार बढ़ रहा है। अगर इसकी भीड़ की बात करें तो गोवा में जिस तरीके से नए साल का जश्न मनाया गया और उसके बाद जब वहां पे पॉजिटिविटी रेट आई तो 26% के ऊपर पॉजिटिविटी रेट पहुंच गई है। तो भीड़ से जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है यहीं से समझा जा सकता है। अविनाश, ये भी समझना होगा, देखिए सबसे पहले अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव होती हैं, उसके बाद प्रियंका के परिवार से कोई पॉजिटिव हो जाता है, अब खुद अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हो गए हैं। लगातार ये तमाम राजनेता रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इनकी रैलियों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुट रही है। ऐसे में कितना बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है इन रैलियों की वजह से? जाहिर तौर से बात है कि तमाम सारे विशेषज्ञ इसी बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कहीं पर भी ज़्यादा भीड़ न एकत्रित होने पाए। और यही कारण है कि दिल्ली में सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन खुद दिल्ली में सख्त प्रतिबंध लगाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आ रही है। चुनाव आयोग ने हालांकि अभी इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया, लेकिन तमाम सारे लोग चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि रैलियों पर कंट्रोल के मद्देनजर वहाँ पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि रैलियाँ ना हो और भीड़ एकत्रित ना हो सके। हालांकि इस पर कोई डिसीजन अभी चुनाव आयोग ने नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे जिस भी पार्टी की रैली हो, उन पार्टियों की रैली में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, जाहिर तौर से बात है कि ये बड़े खतरे का संकेत करती हैं। क्योंकि लगातार विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी के माह में काफी ज्यादा संख्या में कोरोना केसेस में उछाल आएगा और ये भारत के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि तमाम तरह जो लोग बिल्कुल अविनाश, चुनाव के साथ साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जनता के लिए भी बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ तमाम जो रैलियां हो रही है, तमाम राजनेता जो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने के संबंध में याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई नहीं हो सकी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने मामले को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर खंडपीठ ने कहा था कि इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुन रहे हैं और रेगुलर बेंच की ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। पिछली तारीख को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक नोटिस भी जारी किया था। इस मामले पर जवाब पेश करने के लिए कहा गया था, जिसकी सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय हुई, लेकिन जो सुनवाई है वो कल नहीं हो पाई। कमल जगाती हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, कल सुनवाई की तारीख तय की गई थी, कल सुनवाई हो नहीं पाई, क्या आज उस सुनवाई हो सकती है या आगे होगी, कोई जानकारी इसको लेकर?
जी, मैं इस पर आपको बता दूं कि इसमें मुख्यतः जो कोविड को लेके सारी रैलियों को लेके एक याचिका दायर करी गई थी और ये याचिका उसी में क्लब कर दी गई है जो पहले से याचिकाएं चल रही थी कोविड नियमावली को फॉलो कराने के लिए। तो इसमें जो न्यायमूर्ति बैठे थे उन लोगों ने ये कहा है कि मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है वो इसे सुनती है, लिहाजा उसी के लिए इसको रखा जाए और मुख्य न्यायाधीश ही इसे सुने तो बेहतर रहेगा। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो आने वाले समय में जब मुख्य न्यायाधीश की अभी छुट्टी पे हैं, जब वो लौटेंगे और वो बेंच बैठेगी तभी ये इस पर सुनवाई हो सकेगी। यानी कि कमल, थोड़ा इंतजार अभी सुनवाई के लिए और करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं आज उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होने वाला है। पूरे प्रदेश में निकाली जा रही विजय संकल्प यात्रा का आज खटीमा में समापन होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम धामी सोमवार को ही बिना प्रस्तावित कार्यक्रम के अपनी विधानसभा खटीमा पहुंच गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आज भाजपा की विजय संकल्प यात्रा खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचेगी, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कुमाऊं में भाजपा के कई दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, आज क्या तैयारी कुमाऊं में? आज कई बड़े नेता जुड़ने वाले हैं। रैली को लेकर क्या तैयारी, जनसभा को लेकर क्या तैयारी है? गुंजन, देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा में आज जो विजय संकल्प यात्रा थी भाजपा के दूसरे चरण की, उसका समापन आज खटीमा में किया जाएगा। और मुख्यमंत्री की विधानसभा है खटीमा और मुख्यमंत्री खुद अपनी विधानसभा में कई दौरे अपनी विधानसभा में कर चुके हैं और फोकस है उनका अपनी विधानसभा में, क्योंकि चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री को ये लग रहा है कि वो अपनी विधानसभा में अगर फोकस नहीं करते हैं तो चुनावों के दौरान उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसी वजह से वो लगातार अपनी विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि आने वाले 10 जनवरी के आसपास उत्तराखंड में आचार संहिता लग सकती है। उसी वजह से तमाम जो कार्यक्रम है वहां पर प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के, वो लगातार अपनी विधानसभा में जा रहे हैं। और आज जो भाजपा की विजय संकल्प यात्रा थी उसका आज दूसरे चरण का समापन आज खटीमा में किया जाएगा। वहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के अध्यक्ष मदन कौशिक और उसके साथ ही जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, वो मौजूद रहेंगे। और एक पूरी तरह से एक ये कहा जा सकता है कि खटीमा से पूरे कुमाऊं जो कुमाऊं क्षेत्र है, जो वहाँ की विधानसभाएं हैं, सभी को साधने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि भाजपा अभी तक कुमाऊं में बड़े रूप में कोई काम रैली नहीं कर पाई थी। मोदी की रैली के बाद इस तरह से कार्यक्रम भाजपा लगातार वहां कर रही है और विधानसभा की ओर से की जा रही है, इसलिए तमाम बड़े दिग्गज नेता मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस भवन में आज एक अहम बैठक होनी है। 9 जनवरी को प्रियंका के दौरे के मद्देनजर ये बैठक होगी। जिला और मंडल के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। श्रीनगर और अल्मोड़ा में प्रियंका की एक जनसभा भी होनी है। प्रियंका की जनसभा की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस भवन में आज एक बैठक होनी है। 9 जनवरी को प्रियंका गांधी के दौरे के मद्देनजर ये बैठक होनी है। 9 जनवरी का दिन काफी अहम हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश में एक तरफ गरजने वाले हैं, दूसरी तरफ 9 जनवरी को प्रियंका गांधी का भी दौरा है। आज कांग्रेस भवन में एक बड़ी बैठक होनी है। जिला और मंडल के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। श्रीनगर और अल्मोड़ा में प्रियंका की जनसभा होगी। प्रियंका की जनसभा की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आज एक बड़ी बैठक होनी है, सबसे पहले तो बैठक के बारे में जानकारी दें और उसके बाद 9 तारीख को प्रियंका गांधी का दौरा है, क्या उस दिन पूरे दिन रहने वाला है उसके बारे में भी जानकारी दें। गुंजन, जो अभी तक की जानकारी मिली है, प्रियंका गांधी 9 जनवरी को यहाँ उत्तराखंड आ रही हैं और पहले एक जनसभा वो श्रीनगर में करेंगे और उसी दिन की जो जनसभा है वो अल्मोड़ा में भी रखी गई है। हालांकि इसको किस तरीके से कराया जाएगा, जनसभा में पूरे किस तरीके से पूरे कार्यक्रम तय किए जाएंगे, इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस भवन में होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव होंगे, हरीश रावत होंगे, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल होंगे और तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे, जो तमाम स्थितियों को स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक की जानकारी है, 9 जनवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड आ रही हैं। एक ही
दिन में 2 जनसभाएं श्रीनगर और अल्मोड़ा में प्रियंका गांधी करने जा रही हैं और इसको लेकर ही अभी तक की जानकारी मिली है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां करनी है और किस तरीके का कार्यक्रम पूरा रहेगा, ये स्थिति आज कांग्रेस साफ करेगी। और इसके साथ ही जिस तरीके से कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं, अभी हम अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे कि जैसे वो पॉजिटिव आए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की जो रैली होनी है, जो जनसभा होनी है, उसमें क्या कुछ रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर भी बातें स्पष्ट होंगी। तो फिलहाल अभी 9 तारीख का जो प्रस्तावित दौरा है वो उत्तराखंड में प्रियंका गांधी का है। इससे पहले राहुल गांधी देहरादून आ चुके हैं और अब प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक स्टार प्रचारक के रूप में जिस तरीके से कांग्रेस के लिए सामने उभर कर आई हैं, अब उत्तराखंड में भी उनको ये माना जा रहा है कि उनके आने से यहाँ पर वो जो वोट बैंक है उसको साधने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो इसको लेकर एक प्रस्तावित दौरा है जो 9 जनवरी को प्रियंका गांधी का उत्तराखंड में। चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच देहरादून से खबर मिल रही है जहां लोक गायिका सोनिया आनंद रावत कांग्रेस में शामिल हो सकती है। सोनिया के कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा में हलचल तेज हो गई है। मसूरी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। तो चुनाव नजदीक है, एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला लगातार जारी है, तो बड़ा झटका भाजपा को यहां पर लग सकता है। लोक गायिका है सोनिया आनंद रावत जो कि कांग्रेस में शामिल हो सकती है। मसूरी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। सोनिया आनंद रावत लोक गायिका भाजपा का दामन छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो सकती है। रवि कंतुरा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी, इसको लेकर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, कल देर शाम को सोनिया आनंद रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर दी, जिसके बाद भाजपा में हलचल है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि सोनिया आनंद रावत जो ये मानी जाती हैं कि वो बीजेपी के करीबी रही हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता ऐसे हैं जो सोनिया आनंद के करीबी रहे हैं, और ऐसे में जब सोनिया आनंद रावत ने कांग्रेस ज्वाइन की है तो भाजपा में हलचल भी है। लेकिन एक जो सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि सोनिया आनंद रावत को पर जो है कांग्रेस इस बार मसूरी विधानसभा से दांव खेल सकती है, क्योंकि वहां पर अगर पहले बात करें तो गोदावरी थापली को वहां पर टिकट दिया गया था, कांग्रेस को हार मिली थी। ऐसे में गणेश जोशी वहां पर इस वक्त प्रबल दावेदार हैं भाजपा के। दूसरे तौर पर जो सोनिया आनंद रावत को वहां से टिकट कांग्रेस दे सकती है, इस तरीके की अटकलें भी है। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो बीजेपी की करीबी मानी जाती हैं और तमाम ऐसे नेता हैं जिनके रवि, ये देखना होगा कि टिकट का बंटवारा किस तरीके से होगा। बहरहाल कांग्रेस में वो शामिल हो चुकी हैं सोनिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां अनिल बलूनी की मुहिम का असर हुआ है। अपना वोट अपना गांव मुहिम का असर नजर आ रहा है। बलूनी के पैतृक गांव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। पिछले दिनों चले अभियान के बाद गांव में 175% वोट बढ़ा है। तो जो अभियान चलाया जा रहा था उस अभियान का असर भी अब नजर आ रहा है। अनिल बलूनी की जो मुहिम थी अपना वोट अपना गांव, उसका असर नजर आ रहा है, जिसके चलते अगर देखें तो मतदाताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बलूनी के पैतृक गांव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। करीब अगर देखें तो अभियान के बाद गांव में 175% वोट बढ़ा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर थीम सॉन्ग का लॉन्च किया गया, जिसके शुरुआती बोल है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ये सॉन्ग परिवर्तन को इंगित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आना चाहती है। हिसाब पूरा लेंगे उस डबल इंजन सरकार से, टेप से नापेंगे कि किसकी कितनी छाती है, वोट मांगते टेम शर्म नहीं आती है। देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। नेताजी तरीका अभी आपका पुराना हुआ, 5 साल दिखे नहीं। अरे 5 साल दिखे नहीं, कहाँ गए 5 साल? 5 साल दिखे नहीं, आज कैसे आना हुआ? जनता है जरा एक दिन आईना दिखाती है, वोट मांगते टेम शर्म नहीं आती है। अरे वोट मांगते टेम शर्म नहीं आती है। समझ सको तो समझो क्या है जनता का इशारा, आएगी नहीं यहाँ पर भाजपा दोबारा। देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा। तो
कांग्रेस की ओर से कैंपेनिंग के लिए ये गाना लॉन्च किया गया है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल में बदले गए, इसलिए ये सॉन्ग कैंपेनिंग के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से लॉन्च किया गया है। वहीं देहरादून से खबर, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ पड़ सकती है। 7 जनवरी तक मौसम में बदलाव रहेगा, मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है। 5 और 6 जनवरी के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहले से बर्फबारी जारी है, लेकिन आने वाले 3 दिन मौसम के लिहाज से और भी खराब रहने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 7 जनवरी तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। प्रदेश में कई जगह पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 2500 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में बर्फबारी से यातायात प्रभावित होने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 2200 मीटर तक हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है।